हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फ्लुएंशियल लर्निंग। तो उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ओहम्स लॉ। तो इससे पहले प्रीवियसली हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसके अलावा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम पढ़ा, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट बताया कि हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर हमने बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास बेसिकली होती क्या है कि एवरेज स्पीड अटेन्ड बाय गिवन इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज एन एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हम आए हैं ओहम्स लॉ पर। ओहम्स लॉ एक इम्पॉर्टेंट लॉ था जिसको प्रेजेंट किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ओहम। पुराने ज़माने में जो भी चीज़ इन्वेंट होती थी तो वो उस बंदे के नाम पर रखी जाती थी। तो ओहम्स लॉ ओहम ने इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से इसका नाम ओहम्स पड़ा। तो कहते हैं कि मैनी मटेरियल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरह हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं विच कैन मूव इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने कल क्या बात की थी कि अगर हमारे पास मेटल था, ठीक है, हमने कहा था कि उस मेटल के अंदर एटम्स भी हैं और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। एक कोई स्ट्रेट बैक आता है, कोई आगे चला जाता है, कोई लेफ़्ट चला जाता है, कोई राइट चला जाता है। लेकिन हम एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बाय कनेक्टिंग द टू साइड्स ऑफ द कंडक्टर विद द बैटरी, तो हम क्या करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं उसके अंदर, और हम क्या करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम एक साइड पे कंपेल करते हैं कि वो एक साइड पर मूव करें। तो क्या होता है कि करंट उससे प्रोड्यूस होता है। इसी तरह हम अगर आज बात करें ओहम्स लॉ की, तो ओहम्स लॉ में भी वो यही कहता है कि अगर हम एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। By attaching a pair of metal wires and applying a voltage between them, we can move the charge carriers through the material. अब लेट कंसिडर हमने एक मटेरियल ले लिया, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी थे, ठीक है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलाइन नहीं थे, यानी कुछ इस एंड पे पड़े थे, कुछ इस एंड पे पड़े थे। जब हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो हमारे पास क्या हुआ कि वो जो कंडक्टर का एक एंड जो नेगेटिवली चार्ज से कनेक्टेड था, तो वहाँ पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, क्योंकि रिपल्शन हो रही थी नेगेटिव के दरमियान, वाइल पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन हो रही थी। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव साइड पर मूव करना स्टार्ट किया, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। कहते हैं ओम्स लॉ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कहते हैं कि ओम्स लॉ बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। The relationship between three fundamental electrical quantities, voltage, current and resistance in DC circuit, was first discovered by German scientist George Simon Ohm in 1826। अब ये हमारे पास एज MCQ भी आ सकता है कि जो हमारे पास थ्री फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कब और किसने डिस्कवर की। तो हम कह सकते हैं कि जर्मन साइंटिस्ट था जॉर्ज साइमन ओहम, जिसने 1826 में डिस्कवर किया। अब जॉर्ज साइमन ओहम का जो ओहम था वो हमारे पास यहाँ पर इस लॉ में यूज़ हुआ है। तो साइमन ओहम ने हमारे पास क्या किया 1826 में, उसने किसी भी एक मटेरियल को डायरेक्ट करंट दिया, ठीक है, DC मींस डायरेक्ट करंट। तो उसकी वजह से उसने तीन क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो हम पढ़ते हैं कि क्या कहता है कि उसकी जो क्वांटिटिव स्टेटमेंट थी, यानी जो उसने एक्सपेरिमेंट के बाद निकाली, वो क्या थी। When a voltage is applied to a circuit containing only resistive elements, circuit flows according to Ohm law, which is I is equal to V by R. If a voltage V is applied across the conductor and current I flows then according to Ohm's law। कहते हैं कि अगर हम एक सर्किट लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं, कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं, लेकिन रेजिस्टिव एलिमेंट्स हमने एक ऐसा सर्किट कंसीडर किया है जिसके अंदर रेजिस्टर्स ही रेजिस्टर्स हैं। यानी रेजिस्टर्स एलिमेंट क्या होते हैं, बेसिकली रेजिस्टर का काम क्या होता है कि वो करंट के फ़्लो में अपोजिशन पैदा करता है, यानी करंट को इतने ईजिली फ़्लो करने नहीं देता। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेजिस्टर का काम होता है। तो अब रेजिस्टिव एलिमेंट्स क्या करेंगे, करंट के ऊपर हमें रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे कि करंट ज़्यादा ईजिली फ़्लो ना करे। तो जब करंट ज़्यादा ईजिली फ़्लो नहीं करेगा तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या कहता है कि I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। अब R क्योंकि डिवीजन में है तो R और I का इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जब रेजिस्टेंस कम होगी तो I ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा फ़्लो करेगा। क्योंकि अगर आप देखें, अगर हम कहते हैं कि अगर हम एक चीज़ को अलाउ करते हैं फ़्लो करने के लिए, पानी को अलाउ करते हैं फ़्लो करने के लिए, अब पानी की जो डायरेक्शन है अगर उसके दरमियान हम एक पत्थर रख देते हैं तो उसका फ़्लो डिस्टर्ब हो जाता है।
ठीक है। फिर मज़ीद हम आगे एक और रख देते हैं, आगे आगे रखते जाते और एट दी एंड क्या होता है कि पानी का फ़्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल करंट भी इसी तरह ही है कि अगर करंट के दरमियान हम रेजिस्टेंस रखते जाएंगे तो करंट का फ़्लो डिस्टर्ब होता है और वह आस्ते आस्ते डिक्रीज़ होता है। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी करंट उतना ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आई और आर का इन्वर्स रिलेशन है। तो इससे उसने क्या चीज़ निकाली कि द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन मेटल इज़ प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, अगर हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं बैटरी से, तो बेसिकली हमने क्या किया हुआ है कि किसी भी मटेरियल की दो साइड्स को हमने बैटरी के दो पोल्स के साथ कनेक्ट किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। तो जब बैटरी की दो पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दो एंड्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो पॉजिटिव पोल क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को डिपॉजिट करेगा ऑन दी पॉजिटिव ऑन वन एंड, और नेगेटिव साइड जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है, उधर नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट होंगे। तो जितना ज़्यादा इसका वोल्टेज होगा, यानी बैटरी के अंदर जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। इसी तरह रेजिस्टेंस से इसका इन्वर्स रिलेशन है। अप्लाइड वोल्टेज एज लॉन्ग एज टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट। हमने पढ़ा था कि गिवन मेटल्स जो होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका टेम्परेचर के साथ बहुत अफेक्ट होता है, मतलब टेम्परेचर से वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें टेम्परेचर से, तो बात ये होती है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ती है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ती है तो वो एक दूसरे से कोलाइड ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। जब वो ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड होते हैं तो मेटल स्टार्ट्स टू हीट अप। जब वो हीट अप स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो करते हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर तेज़ी से फ़्लो करते हैं तो करंट हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उस केस में हमारे पास वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम कहते हैं कि वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं 10 वोल्ट्स, ठीक है, और करंट जो है वो फ़्लो कर रहा है 50 एम्पेयर, तो वो किस तरह फ़्लो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो 10 वोल्ट दिया था तो 10 एम्पेयर सप्लाई फ़्लो होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर एक और फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर का, कि अगर हम टेम्परेचर गिवन मटेरियल का ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका करंट भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो रहा है। उस केस में वोल्टेज पर वो डिपेंड नहीं करेगा। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि I जो है वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू V, और हम कह सकते हैं I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, ठीक है। हमने कहा था कि I और R का इन्वर्स रिलेशन है, देखें, क्योंकि ये आपस में डिवाइड में। अब यहाँ पर I और V हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड है, तो अगर I ज़्यादा होगा तो V भी ज़्यादा होगा, लेकिन I और R हमारे पास इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। अगर इस हार को हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V इज़ इक्वल टू I R बन जाएगा। where R is the constant which is also known as resistance of a conducting material. Resistance depend upon the nature, dimension and physical state of the conductor. हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास डिपेंड करता है नेचर पे कि हमने कौन सा मटेरियल लिया है। अब डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं। सिमिलरली डायमेंशंस के मतलब हम लोग कौन सी जगह से हम वो कंसिडर करें रेजिस्टेंस, एक स्मॉलर एरिया से या बिगर एरिया से, या फिज़िकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर कि कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट क्या है, कि हम उसको सर्कुलर ले रहे हैं या हम उसको स्फेरिकल ले रहे हैं या फिर हम स्क्वायर टाइप में ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। कहते हैं फॉर द कंडक्टर दैट ओबेज ओहम्स लॉ और ग्राफ ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज इज अ स्ट्रेट पासिंग लाइन, द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू 1/v विच इज़ इक्वल टू 1/r। तो अगर हम बात करते हैं इसकी कि ओहम्स लॉ के मुताबिक, ओहम्स लॉ ने हमें कहा था कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के इफ़ टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट। तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, हम कहते हैं इसका ग्राफ अगर यहाँ पर गिवन हो, हाँ, अगर हम ये ग्राफ देखते हैं, ठीक है, करंट का और वोल्टेज का, तो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि किसी भी जगह पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आएगा क्योंकि I जब बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, जब I डिक्रीज़ होगा तो V भी डिक्रीज़ होगा। ये जो लाइन है ये हमें डिक्रीज़ शो कर रही है, तो हम कहते हैं कि ये उस सूरत में होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो अगर हम बात करते हैं, कहते हैं द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू I डिवाइडेड बाई V, यानी फैक्टर ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑन एक्स एक्सिस। तो हम वो लेते हैं तो ये हमारे पास फर्दर बराबर होता है 1/r के। ठीक है, अगर हम तो ये हम लोगों को बताता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किसके बराबर होगी, 1/r के, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कहते हैं एज r इज़ कांस्टेंट द स्लोप इज़ कांस्टेंट फॉर ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो कंडक्टर्स जो ओहम लॉ ओबे करते हैं उनको हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। तो ओहम्स लॉ इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑल कंडक्टिंग मटीरियल, दोज मटीरियल्स
for which the slope of I versus R graph is not constant are known as non-ohmic conductor। अगर हम बात करते हैं कि वो कंडक्टर जिनके लिए आई और वी का ग्राफ स्ट्रेट नहीं आता, जिस तरह हम ले लेते हैं फिलामेंट बल्ब। अब इसमें हमारे पास अगर हम कहते हैं कि आई इंक्रीज़ हो रहा है तो वी डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास नॉन ओहमिक डिवाइसेस में या नॉन ओहमिक कंडक्टर में आते हैं, क्योंकि ये आई डायरेक्टली रिलेटेड टू वी फॉलो नहीं करते एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो कहते हैं अगर हम बात करें ओम्स लॉ की भी, तो ओम्स लॉ हमारे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो एक आइडियल स्टेट आ जाती है, क्योंकि जब भी आप टेम्परेचर लेते हो तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता है। तो जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हम कहते हैं करंट भी इंक्रीज़ होता है। तो ओम्स लॉ हमारे पास बाज़ मटीरियल्स ओबे करते हैं, बाज़ ओबे नहीं करते। कहते हैं कि द आई वी ग्राफ और फिलामेंट बल्ब, ये जो फिलामेंट बल्ब था इसके अंदर क्या हुआ कि शोज़ दैट द ग्राफ बेंड्स ओवर वी एंड आई इंक्रीज, कि जब आई इंक्रीज़ हो रहा था वी डिक्रीज़ हो रहा था। तो जिससे हम लोगों को ये पता चल रहा था कि यहाँ पर आई और वी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, यानी यहाँ पर हो सकता है कि टेम्परेचर का डिफरेंट अफेक्ट आ सकता है। तो हम कहते हैं कि द स्लोप डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ वोल्टेज। फिर इसी तरह हम कहते हैं कि थर्मिस्टर हम ले लेते हैं और सेमीकंडक्टर डायोड ले लेते हैं। आई वी ग्राफ फॉर थर्मिस्टर बेंड अपवर्ड शोज दैट द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज शार्पली एज देयर टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं द आई वी graph of semiconductor diode shows that it is also a non-linear graph. The current passes when the voltage is applied in one direction, but it is almost zero when it acts on a different direction. अब हम लोगों को दो डिफरेंट मटेरियल्स दिखाए हैं, जिसमें हम कहते हैं थर्मिस्टर और हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। थर्मिस्टर क्या होता है कि थर्मिस्टर में हमारे पास शो करता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है। जब हम टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास गिवन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर वायलेंटली मूव करते हैं। तो जब वो मोर वायलेंटली मूव करते हैं तो वो एक साइड से दूसरी साइड पर जल्दी पहुंचते हैं। जब जल्दी पहुंचते हैं तो ज़्यादा करंट हमारे पास प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस उस केस में कम होती है। तो हम कहते हैं कि उस केस में हमारे पास वोल्टेज का डिफरेंस नहीं आता। इसमें देखा आई इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और वोल्टेज जो है हमारे पास वो उसका अफेक्ट इतना नहीं आ रहा, क्योंकि वोल्टेज तो जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो वोल्टेज हमारे पास ऑलमोस्ट एक्टिंग एज नॉन ज़ीरो, मतलब वोल्टेज एक्ट करता है लेकिन उसकी पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी टेम्परेचर की होती है। इसी तरह अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर डायोड की, तो सेमीकंडक्टर डायोड कहता है कि अगर हम एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करते हैं कि वो फ्लो करे, वोल्टेज को अप्लाई करते हैं कि वो एक डायरेक्शन में फ़्लो करें, तब हमारे पास करंट सही फ्लो होता है। लेकिन अगर हम वोल्टेज को दूसरी डायरेक्शन में अलाउ करते हैं कि वो फ्लो करे, तो उस केस में हमारे पास करंट ज़ीरो हो जाता है। तो उसका जो हमारे पास ग्राफ आता है वो भी कुछ इसी तरह आता है, मतलब नॉन लीनियर ग्राफ नहीं है जिसके अंदर हम कहें मतलब लीनियर ग्राफ नहीं है जिसके अंदर हम कहें कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट हमारे पास ग्राफ्स आते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर बिहेवियर, कि उनका बिहेवियर टेम्परेचर में कैसा है, विदाउट टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ग्राफ्स की मदद से पता चलती हैं। तो ओहम्स लॉ एक छोटा सा टॉपिक था, तो अब इंशाल्लाह हम कल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ओहम्स लॉ समझ आया होगा। मैंने डिटेल वीडियो बनाई है और कोशिश की है कि आपको समझ आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक और एक शेयर से हम लोगों को हौसला मिलता है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल की लेक्चर में मुलाकात होगी।